दोस्तों, आज एक बार फिर हम करंट अनप्लग के संपादक राजीव रंजन जी के साथ हैं और वे खाड़ी युद्ध के मौजूदा हालात पर प्रकाश डालेंगे और साथ ही उससे जुड़े हुए जो आर्थिक मसले हैं, खासतौर से भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, उनके ऊपर भी प्रकाश डालेंगे क्योंकि अभी जो ताज़ा मोड़ लिया है खाड़ी युद्ध ने, वो भारत के लिए, सारी दुनिया के लिए चिंताजनक तो है ही, भारत के लिए भी चिंताजनक है। स्वागत है राजीव जी आपका नई परख पर। थैंक यू सर, नमस्कार। मतलब 2 दिन, कम से कम परसों या कल सुबह मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब युद्ध जो है वो खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, देर सवेर की बात है। फिर खबर आई कि मामला फिर गड़बड़ा गया है और ईरान ने जो रोका है और उसमें उसका दावा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं, अजीबोगरीब किस्म के ट्वीट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया अपने एक मित्र के साथ, तो उसमें हम लोगों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे एक टेप लगा देना चाहिए। तो उनके मुंह पे टेप नहीं लगाया जाएगा तब तक ही खाड़ी युद्ध का फैसला नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहेंगे, अपनी पोस्टिंग करते रहेंगे। लेकिन ये तो खैर मजाक की बात रही। मेरा मानना है कि जो कुछ भी वो बोलते हैं उसके पीछे उनकी एक रणनीति होती है। वो कोई ऐसा नहीं है कि किसी हिले हुए दिमाग की हरकत हो, मतलब वो एक हिसाब से बोलते हैं और आगे पीछे जो जाते हैं वो तेजी के साथ में, कुछ ज्यादा ही उनकी गति चपल है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग समझ नहीं पाते कि इस बार क्यों इन्होंने ऐसा बोला, पिछली बार क्यों उन्होंने बोला। लेकिन इस बार जो उन्होंने किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ईरान ने जो होर्मुज जलडबरू मध्य खोला था उसको फिर से पूरी तरीके से बंद कर दिया और अमेरिका को चुनौती दी कि आप भी अपना जब तक नहीं हटाएंगे ब्लॉकेट तब तक हम भी नहीं खोलेंगे। और उसके बाद उन्होंने तीन भारतीय जहाज़ों के ऊपर भी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने फायरिंग की। भारत में ईरान के राजदूत को बुला के भारत ने अपना विरोध भी जताया। तो एक दो भारतीय जहाज़ों को थोड़ी क्षति भी हुई है, ज़्यादा क्षति नहीं हुई है। अभी तक ऐसी खबर तो नहीं आई कि बहुत बड़ी क्षति हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ क्षति हुई है। ये पूरे युद्ध में पहली बार हुआ है कि भारत के किसी जहाज के ऊपर फायरिंग की गई हो। तो इसका मतलब ये है कि जिस ऊर्जा संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था जूझ रही है, ऊर्जा संकट और उसके जो व्यापक और चौतरफा फलितार्थ हैं, उनसे जूझ रही है, वो अभी भी हमारे सामने मुँह बाए खड़े हुए हैं। उनसे राहत का कोई संभावना नहीं दिख रही। राजीव जी। सर, बहुत बढ़िया सवाल है। कई सवाल आपने अपनी भूमिका में दाग दिए हैं। इसमें जो पहली चीज आपने कही कि डोनाल्ड ट्रंप के जो है मुंह पे यदि पाबंदी ना लगाई जाए टेप लगा के या किसी अन्य माध्यम द्वारा, तो ये मसला खिंचता रहेगा। और मैं भी मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, मतलब कुछ ज्यादा ही हैंड्स मतलब प्ले कर रहे हैं। इतना हर तरफ से जो है आपको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की जरूरत नहीं है। सो ही इज प्लेइंग टू द गैलरी। अब वो ऑफ कोर्स यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, अलग थलग पड़ गए हैं, यूरोप साथ नहीं दे रहा उनका। कई राष्ट्र जिनको वो मानते थे कि उनके सहयोगी राष्ट्र है, जैसे कि जापान, कोरिया, वो भी कहीं साथ में नजर नहीं आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, देखिए, जब अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। जब आप किसी कुत्ते को या इंसान को भी इफ यू पुश देम टू द वॉल, दीवार की तरफ आप धकेल दोगे, तो वो क्या करेगा? वो अटैक ही करेगा। तो इंडिविजुअल लेवल पे यदि हम डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो उनकी वही वाली स्थिति हो गई है। सभी लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। तो मतलब बाहर के राष्ट्रों की बात कर रहा हूं, चाहे नाटो हो, चाहे जापान हो, चाहे कोरिया हो। इस कारण से वो अभी बड़ी ही, आप कह लीजिए कि आक्रोश की मुद्रा में है। और डिफेंस इज द बेस्ट फॉर्म, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, वो वाला वो काम कर रहे हैं। दूसरी चीज देखिए क्या है कि एक बात हमको ये समझना होगा कि ईरान की जो अर्थव्यवस्था है, बिना देखिए अर्थव्यवस्था के तो आप राजनीतिक व्यवस्था चला ही नहीं सकते। मैं ईरान के हौसले का ये कहा जाए कि भाई उनके हौसले बुलंद है और मैं उनके हौसलों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, परंतु देश और युद्ध हौसलों से ही सिर्फ नहीं चलता है। आपको आर्थिक स्थिति भी अपनी नापनी आंकनी पड़ती है। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि ईरान का लगभग 160 मिलियन बैरल तेल जो है वो अलग अलग शिप्स में पूरे दुनिया के ओशंस में तैर रहा है। और जो भी कम दाम का ग्राहक, मतलब जो भी ग्राहक उनको मिलेगा उसको वो बेच देगा। यूजुअली ईरान से तेल जो है
वो चाइना की जो रिफाइनरीज है, इंडिविजुअल रिफाइनरीज जो है वो ही खरीदती है। इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज पुरानी है, बहुत गंदे तरीके से एयर पोल्यूशन करते हुए वो रिफाइन करती है। तो वो रिफाइनरीज जो है वही मेनली चाइना से ऑयल खरीदती है, लगभग ईरान से ऑयल खरीदती है। लगभग लास्ट ईयर ईरान ने 1.87 मिलियन बैरल तेल जो है वो एक्सपोर्ट किया था। और अभी मार्च का आंकड़ा आया था, मैं ये इंटरव्यू में बैठने के पहले चेक कर रहा था, केपलर के हिसाब से इस महीने भी, यानी जो मार्च का महीना बीता है, उसमें भी लगभग 2 मिलियन बैरल जो है वो ईरान ने तेल बेचा है। तो ईरान तेल तो बेच ही रहा है। और ये जो पूरा का पूरा ब्लॉकेट किया है यूएस नेवल ने, या आप कह लीजिए कि ट्रंप के कहने पे किया गया है, उसका मेन पर्पस ही ये है, आज स्टेटमेंट भी आया उन लोग का, कि हम ना केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बल्कि वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी ओशन में यदि ईरानी जहाज खड़ा है तो हम उसको सीज करेंगे, जैसे वेनेजुएला के पास में उन्होंने किया था। तो लगभग $16 बिलियन जो ईरान कमा सकता था, ये 160 मिलियन बैरल जो ऑयल आज की डेट में तैर रहा है, उसके बेसिस पे उस पे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुठाराघात होगा। इसीलिए ईरान बहुत ही सख्त मुद्रा, बहुत ही सख्त रुख जो है वो इख्तियार कर रहा है। और आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, उसके प्रेसिडेंट जो है फेथ बिरॉल ने ये कहा है कि अगर 6 हफ्ते में इस मामले का निपटारा नहीं हुआ तो यूरोप में हवाई जहाज उड़ने बंद हो जाएंगे। यूरोप का जितना भी जेट फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा 6 हफ्ते के अंदर। सिर्फ 6 हफ्ते की इन्वेंट्री जो है वो उनके पास में है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है। दूसरी बड़ी समस्या ये हो रही है कि ईरान की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 60% स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो ईरान की लगभग आज की डेट में भरी हुई है। 40% जो है वो जिस रफ्तार से ईरान ऑयल प्रोड्यूस करता है 4 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से, तो ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी अगर आधा भी हो गया तो ये 15 दिन से लेके 1 महीने के बीच में जो 60 मिलियन बैरल की स्टोरेज कैपेसिटी है ईरान के अंदर में, उसको भी फुलफिल कर देगा। मतलब स्थिति बड़ी गंभीर हो रही है। अगर इस चीज का निपटारा नहीं हुआ तो ईरान भी समस्या में है, यूरोप भी समस्या में है। अब आके आपके प्रश्न के आखिरी पड़ाव यानी भारत पे, जो आपने कहा भारत पे भी इसका दुष्परिणाम नजर आएगा। दुष्परिणाम ऑलरेडी नजर आ रहा है। 3 जहाज जो है वो भारतीय जहाजों पे यदि गोली से अटैक किया गया है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ईरान इंडिया को एक हॉस्टाइल नेशन के रूप में देख रहा है। ये अटैक जो है, ये ब्लॉकेज जो है, ये अमेरिका की तरफ से ना होते हुए ईरान की तरफ से अटैक हुआ है इंडियन शिप्स पे। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि ईरान ये मान रहा है कि भारत सरकार जो है वो अमेरिका के साथ में खड़ी है। और यदि ईरान ऐसा देख रहा है तो आगे आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं जो है वो खड़ी हो सकती हैं। एलपीजी की किल्लत भारत के हर शहर में महसूस हो रही है। ये किल्लत जो है, ये समस्या जो है और बढ़ सकती है। जी सर। अभी जब इस कार्यक्रम के पहले जो आपसे बातचीत हुई थी तो आपने बताया था कि आपके हाथ में डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे ट्वीट्स लगे हैं। जिन ट्वीट्स में डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही हैं उसने ईरान को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया और ईरान को लगा कि अब उसे जो उसने रियायत दी थी लेबनान और इजराइल के बीच में जो युद्ध विराम करवाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसी जब उसने होर्मुज जलडमरू मध्य खोला था तो साथ में यही कहा था, इट इज़ इन द लाइन ऑफ दैट सीज फायर बिटवीन लेबनान एंड इजराइल। तो वो आखिरकार जो डोनाल्ड ट्रंप का जो मैक्सिमलिस्ट रवैया है, यानी वो जो अधिकतम ईरान को झुका देना चाहते हैं, अपनी अधिकतम मांगे ईरान से मनवा लेना चाहते हैं, वो दरअसल क्या है, उसकी खास बात क्या है? मतलब कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये को मैक्सिमलिस्ट कहा जा रहा है? देखिए, 2 बातें हैं। एक ये है कि जो 60% इनरिच यूरेनियम है ईरान का, जो नताज और फर्दो और एक और अस्पियान, ये 3 जगहों पे जो इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो नहीं कहेंगे बट न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम वहां चल रहा था।
और वॉर इनरिचमेंट जो रहता है यूरेनियम का वो अबव 90% रहता है। 60% जो है ये इनरिच ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो नतांज और फोर्डो और इस्फहान पे इन्होंने लास्ट ईयर जून जुलाई में अटैक करके उनको तहस नहस किया। पर ऐसा बताया जा रहा है कि यूरेनियम के बहुत बड़े इनरिच यूरेनियम के 60% इनरिच यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार जो है वो ईरान के पास में है। और अमेरिका और इजराइल का एक ही मत है या कह लीजिए कि जिद है कि आप किसी भी तरीके से वो पूरा का पूरा यूरेनियम जो है हमारे सुपुर्द कर दीजिए। अब इससे समस्या क्या है? समस्या ये है कि ऐसी स्थिति में लाके इन्होंने सद्दाम हुसैन को खड़ा किया था मिड 90s में, और उसके बाद में सद्दाम हुसैन का हश्र क्या हुआ ये सबको पता है। इसी स्थिति में 2000 की शुरुआत में जो लीबिया के मैमूर कद्दाफी थे, इनको लाके खड़ा किया था। ये भी यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे थे। इनका एक बेटा है जिसने इटली में एसी मिलान या इंटर मिलान कोई फुटबॉल क्लब खरीदा था, उसको जरिया बना के गद्दाफी के बेटे को उन्होंने मनाया फादर को कि आपके जो 10-12 बिलियन डॉलर लीबिया के हमने फ्रीज किए हैं वो हम अनफ्रीज कर देंगे, आप सारा यूरेनियम जो है वो हमारे सुपुर्द कर दो और अपने डिफेंस प्रोग्राम्स पे पाबंदी लगा दो, बंद कर दो। और हमको मालूम है कि ये जब हुआ तो उसके 5-7 साल बाद जो है वो मैमूर कद्दाफी जो है खुद ही मारे गए। इनफैक्ट उनको उस टाइम में, मैं जहां तक अगर गलत नहीं हूं तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने उस टाइम में उनको मना किया था, निकोलस सरकोजी के पहले जो थे शायद, कि आप मत कीजिए, आप अगर अपना पूरा यूरेनियम हवाले कर देंगे। आई थिंक ही मस्ट बी मित्रा। हाँ, शायद फ्रैंको मित्रा होंगे, निकोलस ये इसके पहले थे, वो सरकोजी के पहले। तो ईरान की भी रिजीम को ये डर है कि ये इनका देखा हुआ रवैया है, टाइम एंड टेस्टेड, कि ये पहले मीठी मीठी बातें करके हथियार जो किसी भी तरीके से आपके मित्र राष्ट्रों के यानी यूएसए के मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जा सकते हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया हुआ, कुवैत हुआ, इजराइल हुआ, तो पहले वो हथियार आपसे मीठी मीठी बातें करके ले लेंगे। फिर जब ले लेंगे तो आपके ही अंदर के लोगों को पैसे खिला के, लालच देके, प्रलोभन देके, है ना, सीआईए की मदद से आपके ही खिलाफ जो है वो, आपके सत्ता के खिलाफ जो है वो बिगुल बजवाएंगे और फिर रिजीम चेंज करेंगे। सद्दाम हुसैन के साथ यही हुआ, मैमूर गद्दाफी के साथ यही हुआ, और कुछ हद तक हुस्ने मुबारक जो इजिप्ट के थे उनके साथ भी यही हुआ था। ठीक है, तो ईरान जो है वो इस चकमे में पड़ना नहीं चाहता। ये सारे राष्ट्र सऊदी अरबिया के खिलाफ थे। मैमूर के गद्दाफी और सऊदी अरबिया के शेख का 36 का आंकड़ा था, आपको मालूम है। किंग फहद जो थे, कई बार मैमूर गद्दाफी और किंग फहद के बीच में काफी वर्बल ड्यूअल हुआ है। सद्दाम हुसैन और किंग फहद के बीच में काफी वर्बल ड्यूअल हुआ है। इनफैक्ट सद्दाम हुसैन की जब सत्ता गिराई जा रही थी तो सारे गल्फ नेशंस में एक मेव लीबिया था, मैमूर गद्दाफी था, जिसने कहा था कि शर्म आनी चाहिए हम सबको सद्दाम हुसैन के साथ खड़ा होना चाहिए और हम सब अमेरिका के साथ खड़े हैं। तो मैमूर गद्दाफी का भी हश्र वही हुआ। और अब ईरान की भी रिजीम को लग रहा है कि भाई हमारे साथ भी मीठी मीठी बातें करके पहले हमारा यूरेनियम इनरिच करेंगे, इनरिच यूरेनियम हमारा ले लेंगे, फिर दूसरी बात जो बोल रहे हैं मिसाइल प्रोग्राम कंप्लीटली बंद करो आप। तो मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दिया तो ईरान के बचेगा क्या उनके पास? बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा उनके पास में। तो इसका मतलब ये हुआ राजीव जी कि पहले आमतौर पर चर्चा ये हो रही थी कि ईरान मिसाइल प्रोग्राम तो किसी कीमत पे बंद नहीं करेगा, लेकिन वो अपना जो 60% तक उसका संवर्धित यूरेनियम है वो अमेरिका को तो नहीं सौंपेगा, लेकिन किसी और देश को सौंप देगा। लेकिन आपका विश्लेषण ये बताता है कि शायद ईरान इसके लिए भी तैयार नहीं होगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है, ठीक है, उनको शायद ये अपनी विजिट जो साइट्स है वहां विजिट करने दे, जहां एनरिच यूरेनियम है। पर आप पूरा का पूरा हवाले कैसे करोगे भाई? ये तो मतलब आप घेर के मारने वाली आपकी बात होगी। आज की डेट में एक डेटरेंस है, कम से कम वो यूरेनियम से डर्टी बॉम्ब बना के कहीं ईरान फेंक ना दे, उस बात का डर है। इजराइल के पास में न्यूक्लियर वेपन है, उसके तो वेपन नहीं ले रहे।
इजराइल उठे सूठे कभी भी फिलिस्तीन पे हमला कर दे रहा है, कभी भी लेबनान में घुस जा रहा है, ठीक है। वो किसी भी मुस्लिम राष्ट्र को अपने सामने गिनता ही नहीं है। अमेरिका के प्रभाव में जो है थोड़ा बहुत सऊदी अरबिया के साथ में उसका तालमेल ठीक बैठ रहा है, परंतु वो अगर अमेरिका हट जाए तो फिर सऊदी अरबिया से भी इनका 36 का आंकड़ा हो जाए। तो इजराइल तो किसी को गिनता ही नहीं है, जितने भी गल्फ राष्ट्र है। तो आप उसके तो न्यूक्लियर वेपन ले नहीं रहे हो, पर आप न्यूक्लियर वेपन कोई दूसरा राष्ट्र ना बनाए, इसकी पूरी कवायद है। भारत के ऊपर में कितने तरीके के सैंक्शंस इन्होंने लगाए थे, कितने तरीके की यातनाएं हमारे लार्सन एंड टूर्बो और टाटा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स को दी थी, ऑफिसर्स को दी थी उस टाइम में, या हमारे जैसे पत्रकार जो एक्टिव है वही जानते हैं, ठीक है। इन्होंने L&T और पूरे टाटा ग्रुप और ऐसी और इंडिया की कंपनी थी HAL और तमाम, जिसके ऊपर में पाबंदियां लगा दी थी और तमाम तरीके के सैंक्शंस लगा दिए थे देश के अंदर में, मतलब रॉ मटेरियल आ नहीं पा रहा था। पर उसके बाद भी हमारी सरकार ने, हमारे वैज्ञानिकों ने काम जारी रखा और बहुत ही सशक्त रूप से उसके बाद हमने ये किया, मैडलिन ऑलब्राइट, इनको हटाना पड़ा भारत के ऊपर से सैंक्शन जो है। जो विदेश मंत्री थी उस टाइम में उन्होंने खुद ने अनाउंस किया, मैडलिन ऑलब्राइट ने। तो कहने का अर्थ है कि ईरान को भी ये मालूम है कि जो राष्ट्र खड़े रह जाते हैं यूएसए के सामने, यूएसए उनके सामने आज नहीं तो कल झुकता है। ईरान को जंग जीतने के लिए कोई लाखों अमेरिकी सैनिकों को वीर गति देने की जरूरत नहीं है। वो अगर इस युद्ध को, इस सैंक्शन को झेल ले, इस पूरे के पूरे ब्लॉकेट को झेल ले, तो वो जीता हुआ माना जाएगा। हालांकि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। ईरान के ऊपर में बम मार मार के उस देश को लगभग खंडर सा बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिए। पर ईरान के लोगों का, वहां की फौज का हौसला जो है वो अभी भी बुलंद है और ये काबिले तारीफ है। इससे हम भारतीय लोगों को और विश्व के तमाम राष्ट्रों को सीखना चाहिए कि वहां पे लाइट नहीं है, वहां पे जल नहीं मिल रहा, वहां पे सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है, परंतु वहां के लोगों में नेशनलिज्म की जो भावना है, जो राष्ट्रीयता की भावना है, वो इतनी प्रबल है, इतनी सशक्त है कि वो विश्व के सबसे सशक्त राष्ट्र के सामने खड़े हुए, आंखों में आंखें डाल के। ना कि हमारे विदेश मंत्री जो कह गए थे कि इतनी बड़ी चाइना इकोनॉमी है, हम अपने से बड़ी इकोनॉमी से पंगा कैसे लें। यह हमारे नेताओं को सीखना चाहिए कि कैसे आपको खड़े रहना है अपने से बड़े राष्ट्र, बड़े मुल्क के सामने। जी अभय जी। तो ये अब इससे एक बात तो स्पष्ट होती है, तो आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि ईरान दरअसल यूरेनियम देने से भी परहेज करेगा, क्योंकि एक बार उसने यूरेनियम दे दिया तो डिटरेंस की उसकी क्षमता जो है ना वो समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद फिर अमेरिका आराम से ईरान के मौजूदा शासकों का उन्मूलन कर देगा और वो रिजीम कर दे। उसके लिए बहुत हथकंडे उसके पास हैं, वो अंदर विद्रोह करवा सकता है, दोबारा फिर हमला कर सकता है। अगर उसने मान लीजिए युद्ध विराम तोड़ के दोबारा हमला कर दिया तो कौन रोक लेगा अमेरिका को? आज भी कौन रोक पा रहा है? जो मन में आए कर रहा है। अब इजराइल इस तरह की भाषा बोलता है कि हम किसी भी देश पे हमला कर सकते हैं, हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। आप सोचिए, एक ऐसा देश है वो कह रहा है हम किसी भी देश पे हमला कर सकते हैं, और दरअसल कोई उसके लिए इजराइल की कोई निंदा नहीं कर रहा। तो ये एक बहुत ही ऐसी स्थिति है कि ये बिल्कुल एक तरफा अमेरिका और इजराइल निर्णय लेते हैं युद्ध करने का, और उसके बाद युद्ध करते चले जाते हैं जब तक कि इनके स्वार्थ पूरे नहीं हो जाते या ये मजबूर नहीं हो जाते युद्ध बंद करने के लिए। और जो उन्होंने गद्दाफी के साथ किया, जो उन्होंने सद्दाम के साथ किया, जो उन्होंने होस्नी मुबारक के साथ किया, वो काम ये अयतुल्लाहों के साथ भी कर सकते हैं। और मुझे तो आपकी बात सुन के ये लग रहा है कि शायद वो ऐसा ही करेंगे। एक बार इनके हाथ में ईरान का 60% संवर्धित यूरेनियम अगर चला गया तो थोड़े दिन इंतजार करने के बाद में किसी भी ऐसे मौके पर जब ईरान असावधान होगा, ये लोग हमला कर देंगे, या ईरान में कोई अंदरूनी बगावत CIA करा देगी। और ये उनके बाएं हाथ का खेल है। आज अभी भी CIA के जासूस ईरान में सक्रिय रहे हैं इस पूरे युद्ध के दौरान। खुद मुझे यहाँ पर जो मुश्तबा खामनेई के विशेष दूत हैं, जो भारत में यहाँ पर ईरान के कल्चरल सेंटर में रोज मिलते हैं लोगों से, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है, मैं भी उनसे मिलने के लिए गया था, तो उन्होंने खुद माना था कि हाँ उनके जासूस हैं वहां पर। हालांकि वो ये नहीं कह रहे थे कि बहुत ज्यादा हैं, वो कह रहे थे मोसाड। मैंने कहा आपके यहाँ तो मोसाड और CIA के जासूस बहुत हैं, बता देते हैं एग्जैक्टली कि आपके नेता कहाँ कहाँ हैं, और वहीं वो निशाना लगा के हमला करते हैं और नेताओं को मार देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जासूस तो हैं, हम उनकी पकड़ धकड़ कर रहे हैं, लेकिन इतने नहीं है जितने आप कह रहे हैं। यानी जासूस हैं इतना कम से कम वो मानने के लिए वो तैयार थे। तो ईरान इस तरह की समस्या से जूझ रहा है और अमेरिका इसका कभी भी लाभ उठा सकता है।
अब हम लोग आते हैं भारत के मोर्चे पर, क्योंकि भारत के अंदर जो ऊर्जा संकट है वो बहुत ही विकट हो रहा है। मजदूरों के आंदोलन फूट पड़े हैं, पहले से ही वो मजदूर परेशान थे। ठेके ठेके का मजदूर होने के कारण उनको बहुत बहुत ज्यादा उनका शोषण हो रहा था, और सारे कानूनों का उल्लंघन करके कंपनियां ठेकेदारों के जरिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए उनकी भर्ती करती थी, जबकि कायदे से जो 71 का कॉन्ट्रैक्ट लेबर लॉ है उसके तहत कंपनियों को खुद भर्ती करनी चाहिए। फिर उनकी न्यूनतम मजदूरी बहुत कम थी, फिर हर 5 साल बाद न्यूनतम मजदूरी में रिवाइज करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश ने 2012 में रिवाइज किया था, हरियाणा ने भी 10 साल पहले रिवाइज किया था। मतलब आप 10-10 साल गुजर गए, लोगों न्यूनतम मजदूरी इन लोगों ने बढ़ाई नहीं थी। और जो इंडस्ट्रियल वर्कर का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो बहुत ज्यादा है। उसको तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा हम लोग तो जिस उपभोक्ता मूल्य कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखती है तो कुछ और ही चीज है भाई। वहां तो 24%, 25%, 27% आ रहा है उसके अंदर इन्फ्लेशन, उसके अंदर। तो वो तो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है उसके अंदर। इसमें नोएडा में, गुड़गांव में, मनेसर में, और इधर गुजरात में, इधर बिहार में बरौनी में, सब जगह कितना जो औद्योगिक मजदूरों के लिए जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, वो तो बहुत ही विकट और भयानक है। तो जाहिर है कि जब उनका खाना पकाने की गैस महंगी हो जाएगी, 800 वाला 900 वाला सिलेंडर 4000 का बिकेगा तो नाराज हो ही जाएंगे, वो विद्रोह की स्थिति में आ ही जाएंगे। तो अब ये सारी समस्याएं भारत सरकार के सामने हैं, और महंगाई का बम फूटने वाला है बहुत बड़ा। अगर युद्ध खत्म हो जाता तो शायद ये किसी तरीके से उसको प्रबंधित कर लेते। अब उनके सामने सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या चुनाव के बाद, यानी 29 तारीख को जब वोट पड़ जाएंगे, शायद आप 4 तारीख और मान लीजिए जब नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। ये है लाख टके का सवाल मेरे ख्याल से। देखिए, एक बात को समझने की जरूरत है कि जब रशिया यूक्रेन वॉर आरंभ हुआ था तब उस टाइम में $100 पर बैरल के ऊपर ऑयल गया था, और उस टाइम में जो तेल के प्राइसेस थे बढ़ाए थे सरकार ने, उस टाइम में याद कीजिए 2022 में आनंद में बहुत तेजी से प्राइसेस बढ़ाए थे। ठीक है, तो वो प्राइसेस जब $60 पे तेल आया या उससे नीचे गया तब भी वही प्राइसेस मेंटेन करके रखे। तो इसका मतलब जो $100 पर बैरल का प्राइस था वो पिछले 3-4 सालों से हम पे कर रहे हैं। ठीक है, $60 पे रहने पे भी हम $100 का जो प्राइस था वो पे कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि सरकार ने अब ये कॉस्ट अपने ऊपर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। 3 साल 4 साल मेरे आपके जेब में डकैती डाल के लाडली बहन और लाडला भाव जैसी योजनाएं जो है ये लेके आए। माफ कीजिए बीच में बोल रहा हूँ, ये सवाल मैंने प्रोफेसर अरुण कुमार से पूछा जो आप कह रहे हैं। ठीक है जी। तो उन्होंने ये कहा कि जो पैसा सरकार ने या तेल कंपनियों ने सस्ते तेल को भारत को महंगा बेच के कमाया, वो पैसा तो अब है ही नहीं। मैं वही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है सरकार के हाथ में वो पैसा हो। सरकार के हाथ में वो पैसा है ही नहीं, वो तो खर्च कर दिया उन्होंने। एकदम सही बोल रहे हैं प्रोफेसर अरुण कुमार साहब, क्योंकि देखिए एक बात इस देश के लोगों को समझने की जरूरत है। यदि सरकार आपको रियायत दे रही है, 80 करोड़ जनता को फ्री राशन मिल रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी उस राशन को खरीदने के लिए भारतीय रुपए अपने घर में नहीं बना रहे। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी रुपया नहीं छाप रहे, और आरबीआई भी नहीं छाप सकता, नहीं तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, वो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन कैसे मिल रहा है? वो मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय जो भारत का वर्ग है उसको वो देख रहे कि उनके जेब से कैसे पैसे ज्यादा ज्यादा निकाले जाए, और उनको ये समझ में आया कि ये वर्ग ट्रैवल बहुत करता है, ऑफिस जाता है आता है, तो कुछ मत करो, सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा करो। और ये तमाम तरीके से 2022 से लेके 2024 के बीच में ये 2 साल इलेक्शन के पहले जो नीतियां या रेवड़ियां बांटी गई, आप कह लीजिए लाडली बहना लाडला भाव टाइप, ये सारे आपके और मेरे जेब से पैसा निकाल के सरकार ने कोई ढंग के काम में नहीं लगाया, 80 करोड़ लोगों में बांट दिया ताकि उनको वोट मिले और वो जीत के आए। तो इसीलिए जो टैक्स मेरे और आपके जेब से गया, जो हम कठिन मेहनत करके आमदनी कर रहे थे, उससे सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं क्रिएट किया कि जिसके कारण जो है इस देश को आगे आने वाले फ्यूचर में फायदा हो। मैं आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, न्यू डिफेंस एशिया करके जो है
एक मैगजीन है, उसने बताया कि भारत में एयरफोर्स के 42 स्क्वाड्रन्स होने चाहिए, ठीक है। पर दुख की बात है कि भारत का स्क्वाड्रन का लेवल 1965 में, 1965 के साल में जो स्क्वाड्रन का लेवल था उससे नीचे चला गया, हाँ यानी हाँ, मैं लाल बहादुर शास्त्री के टाइम से नीचे चला गया। हाँ, मैं 27 इसके बारे में स्क्वाड्रन। भी वीडियो हम लोग बना चुके हैं, काफी वीडियो लोगों ने देखा था। अनुमा आचार्य जो थी जी वो मेहमान थी इसमें जी। जी। तो कहने का अर्थ है ये जो कंस्ट्रक्टिव काम जो देश को मजबूत कर सकते हैं, सशक्त कर सकते हैं, ये बातें तो राष्ट्रीयता की करते, नेशनलिज्म की करते, पर हमारा एयरफोर्स अंदर से कितना कमजोर हो गया है इसके बारे में देश के लोगों को पता ही नहीं है। 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, 27 स्क्वाड्रन आज की डेट में बैठे हुए हैं। आपने स्कीम लेके आ गए हो अग्निवीर की, 5 साल से ज्यादा जो है 75 या 50% जो है पब्लिक जो चुन के जो बच्चे जाएंगे उनको बाहर कर दोगे। तो यदि कल ईरान जैसी समस्या भारत के साथ खड़ी हो गई कि एक तरफ चाइना दूसरी तरफ पाकिस्तान हमको लाल लाल आंखें दिखा रहा है, तो हम अपने आप को क्या इस स्थिति में रख, आज की डेट में अपने आप को प्रिपेयर हमने किया है कि हम उनका मुकाबला कर पाए। देखिए सारे वॉर्स आप ग्रीस एथेंस के जमाने से, स्पार्टा के जमाने से ले लीजिए, एथेंस इतना ज्यादा जो है सशक्त राज्य था, एथेंस को स्पार्टा ने हरा दिया क्योंकि स्पार्टा के पास में बहुत स्ट्रांग नेवी थी। उन्होंने जो ब्लॉकेट किया तो ग्रीस में, एथेंस में खाने के लाले पड़ गए और एथेंस ने हथियार डाल दिया। नेपोलियन का पूरे यूरोप पे कब्जा था, ब्रिटेन ने, फ्रांस का यानी नेपोलियन का पूरी तरीके से जो है वो नेवल ब्लॉकेट किया और नेपोलियन को हथियार डालने पड़ गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसी तरीके से जापान के ऊपर में चारों तरफ से अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट किया। जापान ऑयल इंपोर्ट करता था, ऑयल ही नहीं पहुंचा, हार गया। बहुत कम लोगों को मालूम है कि जर्मनी युद्ध हारा है, उसका कारण यह है कि जर्मनी में डीजल पेट्रोल खत्म हो गया था, तो ये फ्रंटियर की तरफ अपनी सेनाओं को भेज नहीं पाए, सप्लाई लाइंस भेज नहीं पाए, तो जो सैनिक वहां अटके थे वो सब वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये सप्लाई लाइन जब आपका चोक हो जाता है तब आपका युद्ध हारना तय है। तो क्या भारत ने अपनी नेवी पे खर्च किया है? क्या हमने अपने नेवल शक्ति को बढ़ाया है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों से पैसा लेके ये सरकार कर सकती थी, पर इस सरकार ने किया नहीं। इस सरकार ने वोट जीतने के लिए लाडली बहन और लाडला भाव जैसे योजनाएं अमल की। अब आप बोल रहे हैं कि क्या प्राइसेस बढ़ेंगे? जी हाँ, अगर ये युद्ध चालू रहा, ठीक है, मतलब ब्लॉकेड ऐसे चालू रहा, दोनों एक दूसरे को लाल लाल आके अमेरिका और ईरान दिखाते रहे, तो सबसे बड़ी समस्या में भारत आने वाला है। चाइना का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भारत से लगभग 6 गुना ज्यादा है। भारत का 100 मिलियन बैरल का है, हम एक दिन में 4 मिलियन बैरल यूज करते हैं, लगभग 30 दिन का, 1 महीने का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हमारे पास में है। उसके बाद हम क्या करेंगे? एलपीजी भी बताया जा रहा है 20 से 25 दिन का स्टॉक हमारे पास में, मान लीजिए 40 दिन का अगर सरकारी आंकड़ा मानते हैं जो वो लोग बोल रहे हैं, तो 40-45 दिन के बाद हम क्या करेंगे? ऑलरेडी ये युद्ध तो 50 दिन हो ही गया है ना, खिंची गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमने अपनी सप्लाई लाइंस पे ध्यान नहीं दिया। अभय जी, कल मैंने मेरे चैनल पे करंट अनप्लग बाय राजीव पे बहुत ही बढ़िया डाटा के साथ में प्रोग्राम किया था कि वर्ल्ड ओवर चोक पॉइंट्स क्या है, कहां पे चोक, आपकी गर्दन जो है कहां पे चोक की जा सकती, मरोड़ी जा सकती है। तो मैंने उसमें बताया था कि चाइना अब क्या हो गया, देखिए ये ट्रेंड जो है ग्लोबलाइजेशन का जो पिछले 35 साल में हम देख रहे थे वो रिवर्स हो रहा है। और ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी कि ट्रेड बैरियर खड़े नहीं करना, निर्बाध रूप से व्यापार होना चाहिए। परंतु अब डी ग्लोबलाइजेशन के जमाने में चोक पॉइंट्स यूज किए जा रहे हैं। कैसे चोक पॉइंट्स? जैसे चाइना रेयर अर्थ मेटल को अपना एक वेपन बना के वो काम कर रहा है। इकोनॉमिक वॉरफेयर में रेयर अर्थ मेटल जो है वो चाइना का वेपन है, क्योंकि वर्ल्ड का 90% सप्लाई लाइन चाइना के पास में है। इसी तरीके से अमेरिका डॉलर को चोक पॉइंट बना रहा है। फाइनेंशियल सिस्टम से, स्विफ्ट से वो किसी भी राष्ट्र को यदि अलग कर देता है तो वो राष्ट्र का इंपोर्ट एक्सपोर्ट डगमगा जाता है, हिल जाता है। चाइना भी घबराता है। हालांकि चाइना ने भी CIPS नाम का अपना पेमेंट सिस्टम डेवलप किया है, बट उसमें सिर्फ 12,000 इंस्टीट्यूशंस है। अमेरिका के स्विफ्ट में 1 लाख के ऊपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनीज है। तो ये उनका चोक पॉइंट है। रशिया का चोक पॉइंट क्रूड है, ईरान का
चोक पॉइंट उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कब्जा करके 20% ऑयल को नहीं मूव करने दे रहे। भारत के पास में क्या है, ठट्टन गोपाल, हमारे पास में कुछ चोक पॉइंट ही नहीं है, कुछ भी हम ऐसा नहीं हमारे पास में हथियार है जिसको हम यूज करके अमेरिका, चाइना, रशिया, ईरान, किसी भी विश्व के मुल्क को जो है वो लाल लाल आके दिखा पाए। और यही मेरे सबसे ज्यादा चिंता का जो है वो विषय है। जी अभी इसका मतलब यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिलहाल संकट में है और लंबे अरसे तक इसके संकट में फंसे रहने का अंदेशा है, क्योंकि युद्ध भी उधर कोई बहुत आसानी के साथ में खत्म होते हुए नहीं दिखाई पड़ता। अभी उसमें काफी दिनों तक रस्साकशी जारी रहेगी। हो सकता है पहले की तरह का युद्ध न छिड़े, लेकिन रस्साकशी जारी रहेगी और इस चक्कर में जो तेल की सप्लाई का जो चोक पॉइंट है होर्मुज, मतलब वो तो रुकी ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी इस विश्लेषण के लिए। हम ये घटनाएं तो लगातार आगे बढ़ ही रही हैं और हम लोग इस पर निगाह रखेंगे और आपस में चर्चा करके जल्द ही इस प्रश्न पर फिर से गौर करेंगे। नमस्कार।